हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कैटेगरी ऑफ पेस्ट, पीड़कों की श्रेणियां। तो चलिए देखते हैं। वे पेस्ट जो फसलों को 5 से 10% से कम का नुकसान पहुंचाते हैं उसे माइनर पेस्ट कहते हैं। इससे आप लोगों का एक नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा, और अगर कैटेगरी ऑफ पेस्ट दे दिया तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वे पेस्ट जो फसलों को 5 से 10% से कम नुकसान पहुंचाते हैं उसे माइनर पेस्ट कहते हैं। अगला पेस्ट दोस्तों, वह पेस्ट जो फसलों को 10% या उससे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं उसे मेजर पेस्ट कहते हैं। जब 10% से कम नुकसान पहुंचाएगा तो उसे क्या कहेंगे? कैटेगरी पेस्ट, सॉरी माइनर पेस्ट। उससे ज्यादा 10 से ज्यादा पहुंचाएगा तो क्या कहेंगे? मेजर पेस्ट। उसके बाद दोस्तों अगला है, वे पेस्ट जो किसी फसल पर नियमित रूप से आते हैं उसे रेगुलर पेस्ट कहते हैं। जो नियमित रूप से आते हैं उसे क्या कहते हैं? रेगुलर पेस्ट कहते हैं। अगला है, वे पेस्ट जो कभी कभी फसलों पर आते हैं उसे ऑकेशनल पेस्ट कहते हैं। वे पेस्ट जो कभी कभी फसलों पर आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑकेशनल पेस्ट कहते हैं। अगला है, वे पेस्ट जो किसी विशेष भाग या विशेष मौसम में आते हैं उसे सीजनल पेस्ट कहते हैं। वे पेस्ट जो किसी विशेष भाग या किसी विशेष मौसम में आते हैं उसे सीजनल पेस्ट कहते हैं। अगला है, वे पेस्ट जो साल भर एक ही फसल पर पाए जाते हैं उसे परसिस्टेंट पेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरी आप पेस्ट थी। तो वह पेस्ट जो फसलों को 5 से 10% से कम नुकसान पहुंचाता है उसे माइनर पेस्ट, वह पेस्ट जो फसलों को 10% या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है उसे मेजर पेस्ट, वह पेस्ट जो किसी फसल पर नियमित रूप से आता है उसे रेगुलर पेस्ट कहते हैं, वह पेस्ट जो कभी कभी फसलों पर आते हैं उसे ऑकेशनल पेस्ट कहते हैं, वे पेस्ट जो किसी विशेष भाग या विशेष मौसम में आते हैं उसे सीजनल पेस्ट कहते हैं, और वे पेस्ट जो साल भर एक ही फसल पर पाए जाते हैं उसे परसिस्टेंट पेस्ट कहते हैं। आगे देखेंगे कैटेगरी सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकीकृत रोग प्रबंधन की अवधारणा। तो एकीकृत रोग प्रबंधन को पहले जैविक नियंत्रण के साथ रासायनिक रोग नियंत्रण के संयोजन और संयोजन वाली एक प्रणाली के रूप में देखा गया। जो दोस्तों हमारा आईडीएम है, एकीकृत रोग प्रबंधन है, इसको पहले जैविक नियंत्रण के साथ रासायनिक रोग नियंत्रण के संयोजन और संयोजन वाली एक प्रणाली के रूप में देखा गया। बाद में रोग नियंत्रण के संगत तरीकों से इस्तेमाल किए जाने वाली सभी उपायों के एकीकरण के सम्मिलित करने के लिए इस धारणा को व्यापक बनाया गया। बाद में क्या किया गया दोस्तों? बाद में रोग नियंत्रण के संगत तरीकों से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपायों के एकीकरण से सम्मिलित करने के लिए इस अवधारणा को व्यापक बनाया गया। हालांकि एक मूलभूत विशेषता जिसने इस दृष्टिकोण को नियंत्रण पहुंचाने से अलग किया वह उन्मूलन प्रबंध की अवधारणा का होना था। वह क्या होना था दोस्तों? उन्मूलन प्रबंध की अवधारणा का होना था। इसके पहले उन्मूलन हमेशा नियंत्रण का उद्देश्य होता था। इसके पहले जो नियंत्रण उन्मूलन दोस्तों वो हमेशा नियंत्रण का उद्देश्य होता था। शोधकर्ताओं के सामने आने वाले दुनिया से कई अधिक गंभीर समस्या किसानों की यह थी कि कीट स्तर तक रोग या कीट की आबादी का प्रबंध किया जाए। यह किस स्तर तक रोग नुकसान का कारण बन सकता है और उसके लिए कितनी नियंत्रण कार्यवाही की आवश्यकता है। किसानों को यह समझना चाहिए कि एकीकृत रोग प्रबंधन रोग नियंत्रण की एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत आर्थिक क्षति स्तर को कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सभी रोग विधियों का समन्वित प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यह क्या था? यह था कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियम। आगे चलते हैं। तो हम लोग अब लेक्चर के माध्यम से कुछ प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हुआ है, पादप रोगों की पहचान कैसे करेंगे? पादप रोगों की पहचान। तो पादप रोगों की पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों पहले तो यह है कि किसी पादप में रोग रहेगा तो उसको हम देख लेंगे। कैसे दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर कुछ असमानता आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग रोग को जानते हैं। रोग किसे कहते हैं? तो रोग क्या है? रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पौधे में कुछ असमानता आ जाती है।
तो वही दोस्तों, जब पौधे में कुछ असमानता आ जाएगी, जैसे मान लीजिए यह एक पौधा है दोस्तों, इस पौधे की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां देखेंगे थोड़ा सा मुरझा जाएंगी, या इसके जो फल लगे हैं वो कुछ जल्दी जल्दी झड़ने लगेंगे, तो दोस्तों उसमें कुछ असमानता आएगी, जिससे हमें उसके लक्षण दिखाई देंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ पौधे में रोग लगा है। तो चलिए देखते हैं, पौधा रोग जनकों के विभिन्न लक्षणों के एक श्रृंखला के साथ रोग पैदा करता है। पौधा जो होता है वह रोग जनक के विभिन्न लक्षणों के साथ क्या करता है, एक श्रृंखला में रोग पैदा करता है। इन लक्षणों का उपयोग रोग जनक की पहचान करने और फिर रोग का इलाज करने या इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे रोग की पहचान करते हैं। अब दोस्तों यदि हम लोग लक्षणों से रोग को नहीं पहचान पाते हैं, तो प्रयोगशाला में रोग को पहचानना, पूछ देगा प्रयोगशाला में रोगों को पहचानिए, प्रयोगशाला में रोग को कैसे पहचानेंगे। तो यदि किसी बीमारी को पहचानना या पहचान करना मुश्किल साबित होता है, तो पौधे की कटाई करके वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें रोगजनक जो होता है, पैथोजन जो होता है, उसको उगाया जाता है। अगर प्लेट और वायरस को नियंत्रित स्थिति में कल्चर किया जाता है, तो बायोकेमिकल परीक्षणों का उपयोग तब बायोकेमिकल परीक्षण का उपयोग तब बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो संभवतः सभी परीक्षणों कीटों का उपयोग करने में सुसंकृत पाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग पादप रोगों की पहचान कर सकते हैं। आगे दोस्तों प्लांट क्वारंटाइन। अब प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, तो दोस्तों पादप संगरोध क्या होता है। क्वारंटाइन से आप लोग समझिए कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। कोविड-19 में दोस्तों क्वारंटाइन का एक सिस्टम था कि कोई कहीं से आता था तो उसे 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाता था। तो जो पौधा होता दोस्तों, उसमें 40 दिन तक पौधों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। जैसे दोस्तों हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश से मान लीजिए दूसरे देश में पौधा गया, अमेरिका में पौधा गया कोई, तो दोस्तों अमेरिका में जाएगा तो ऐसे कुछ कीटनाशी अधिनियम बने हैं। 1968 में दोस्तों एक कीटनाशी अधिनियम बना था। तो दोस्तों उसी के तहत क्या किया जाता है कि जब एक देश से दूसरे देश में पौधा जाता है, तो सबसे पहले उसका पंजीकरण केंद्र पर उसको जांच कराना पड़ता है। उसके लिए दोस्तों बहुत सारी विधियां होती है, जिसके लिए दोस्तों 100 रुपया शुल्क देना पड़ता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि प्लांट क्वारंटाइन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आयात या निर्यात किया जाता है, तो उसे कुछ दिनों तक अन्य पौधे से अलग या क्वारंटाइन में रखा जाता है, कम से कम 40 दिन तक। तो उसी प्रक्रिया को प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। एकदम आसान भाषा मैंने आप लोगों को बताया। अब बताता हूं कि कैसे दिया है हमारे बुक में, एग्जाम्पल में कैसे समझेगी। तो दिया है कि पादप नाशक कीटों को ऐसे नए क्षेत्रों में जहां वे नहीं पाए जाते हैं, वहां बहिष्करण निरोध अथवा स्थापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात पर कानूनी प्रतिबंध को लगाना पादप संगरोध कहलाता है। या दोस्तों कह सकते हैं कि पादप संगरोध एक तकनीक है जिसके द्वारा रोग रहित एवं कीट रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। पादप नाशक जीवों एवं रोगों के उन क्षेत्रों में जहां वे नहीं पाए जाते हैं, उनके अपवर्जन, प्रसार एवं निवारण अथवा स्थापित होने के विलंब के उद्देश्य से कृषि विकास के संचालन अथवा आयात निर्यात पर विधिक या कानूनी प्रतिबंध को ही प्लांट क्वारंटाइन कहा जाता है। आगे दोस्तों सर्विलांस। सर्विलांस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्विलांस को हिंदी में कहते हैं निगरानी, सर्वेक्षण। तो सर्विलांस क्या होता है, आप लोग पहले मैं बता देता हूं कि सर्विलांस मतलब समझिएगा, मतलब क्या होता है दोस्तों, निरीक्षण। निरीक्षण समझिए या निगरानी समझिए। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को निगरानी के लिए टीचर लगे होते हैं, गाइड करते हैं कि कोई बच्चा जो है नकल ना मारे या चीट नहीं लाए हो, तो उसके लिए क्या होते हैं, और टीचर लगे होते हैं, उसके लिए कैमरा लगा होता है। तो दोस्तों ऐसा इसमें कीटों में भी होता है। तो कीटों में दोस्तों ऐसा क्या होता है, तो कीटों में सर्विलांस का तात्पर्य है कि सदैव उपस्थित रोगों का समय समय पर आकलन करना। जो रोग उपस्थित है उनका समय समय पर आकलन करना और आकलन करते रहना। इसके लिए यह आवश्यक है कि गहन तथा विस्तृत आवर्ती सर्वेक्षण किया जाए, ताकि रोग की व्यापकता या प्रसार का
ज्ञान हो सके। तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, सर्विलांस कहते हैं। आगे चलते हैं, अब देखेंगे दोस्तों कंट्रोल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेथड, इसको भी मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल मेथड। तो सबसे पहला जो हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल दो प्रकार का होता है दोस्तों। कंट्रोल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नेचुरल कंट्रोल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कंट्रोल और नेचुरल कंट्रोल। तो नेचुरल कंट्रोल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नेचुरल कंट्रोल क्या होता है, प्राकृतिक नियंत्रण। दोस्तों आप लोग ऐसे समझ जाओगे कि प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जाता होगा। इस प्रकार का नियंत्रण प्रकृति द्वारा किया जाता है, इसमें मनुष्य की कोई दखल नहीं होती है। प्रकृति के अनेक कारण कीटों की संख्या को नियंत्रित और संतुलित रखने में सहायक होते हैं। यदि प्रकृति इस प्रकार कार्य न करती तो कीट पूरे संसार में छा जाते और मनुष्य और वनस्पतियों का इस पृथ्वी पर रहना, इस धरा पर रहना दुर्भर हो जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो कारक है वह जलवायु, जलवायु कारक। दोस्तों जलवायु कारक या कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें पहला आता है दोस्तों तापमान। तापमान से जो कीट होते हैं वह नियंत्रित होते हैं। यदि जलवायु संबंधी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कीटों के विकास, वृद्धि, जनन, प्रजनन, आयु तथा संख्या पर पड़ता है। तो दोस्तों यह था जलवायु, यह था टेम्परेचर द्वारा। दोस्तों जो ये नेचुरल कंट्रोल इसको बहुत कम पूछता है, जो इंपॉर्टेंट मैं उसको पहले बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा पूछता है दोस्तों अप्लाइड, व्यवहारिक नियंत्रण। तो व्यवहारिक नियंत्रण क्या होता है, इस प्रकार का नियंत्रण मनुष्य द्वारा अपनाई गई विधियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो आर्टिफिशियल कंट्रोल मैंने बताया था वही है अप्लाइड कंट्रोल या व्यवहारिक नियंत्रण। तो इस प्रकार का जो नियंत्रण होता है वह मनुष्य द्वारा अपनाई गई विधियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य इन विधियों को अपनाते समय कीट के कमजोर बिंदु को ध्यान में रखकर कि कीट की कमजोरी क्या है उसका लाभ प्राप्त करता है। इसकी दोस्तों कुछ 5 विधियां हैं कुल। किसकी दोस्तों, व्यवहारिक कंट्रोल की। पहला विधि है जो दोस्तों वह है यांत्रिक विधि। कौन सी है दोस्तों, यांत्रिक। दूसरा है कल्चरल कंट्रोल, मतलब कर्षण नियंत्रण, कल्चरल। तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल और चौथा है रासायनिक कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल और पांचवा है लीगल कंट्रोल। तो सभी को देखेंगे या चलिए देखते हैं सभी को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल्चरल कंट्रोल। तो इस प्रकार के नियंत्रण में कृषि के विधियों या प्रक्षेत्र के लिए अपनाई जाने वाली रीतियों में कुछ परिवर्तन अथवा घटाव या बढ़ाव किया जाता है। यह विधि कृषि के अनुभव के आधार पर अपनाई जाती है। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं होती है। इस विधि का किसी प्रकार का विपरीत असर न तो फसलों पर पड़ता है न ही वातावरण पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है क्रॉप रोटेशन। कर्षण कंट्रोल में पहला होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, फसल चक्र। तो फसल चक्र अपनाकर कीटों से नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे, तो किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोने की प्रक्रिया को ही क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ऐसा करने से पहले फसल के कीट दूसरी फसल को अपने पोषक पौधों के अभाव में आक्रमणित नहीं करते हैं और भोजन के अभाव में मर जाते हैं। यह विधि तभी सफल होती है जब कीट के पोषक पौधे सीमित हो, कीट कम गतिशील हो तथा दोनों फसलों के कीट की अवधि लंबी हो। कहने का मतलब दोस्तों है जैसे आपका कोई मान लीजिए मक्के का कीट है, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, मक्खियों को इसमें क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे। मक्के को हटाएंगे, उसमें कोई दूसरी फसल बोएंगे, तो दोस्तों उससे क्या होगा, जो मक्के के कीट है वो मर जाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार उसको जो चाहिए उसके लिए वह नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, उसके अनुसार उसकी जलवायु नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो मर जाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह था फसल चक्र अपनाकर। दूसरा दोस्तों मिक्स्ड क्रॉपिंग करके, मिश्रित फसल का बुआई करके दोस्तों फसलों से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है तो जो कीट होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थों को सुगमता से नहीं पाते हैं। दोस्तों उसी में दोस्तों 2 फसल होते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि कौन सा हमको खाना है और कौन सा नहीं खाना है। उदाहरण के लिए ज्वार और बाजरा साथ में बोने से जो ज्वार का बेधक होता है उसका आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार गन्ने के चारों तरफ सनई लगाकर कीटों से रोकथाम की जाती है। इसका दोस्तों टिलिंग, जुताई करके कीटों से नियंत्रण पाना, तो यह उन विधियों के लिए अधिक प्रभावी होता है जिनकी कोई न कोई अव्यवस्था भूमि के अंदर रहती है। यह विधि रेशेदार सुंडी, श्वेत गिधार, कटुआ आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। खेती की मिट्टी उलट पलट जाने से इनमें
उपस्थित अंडे, सुंडी तथा इल्ली आदि ऊपर आ जाते हैं और ये प्राकृतिक शत्रुओं तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो यह था मिश्रित सारी जुताई करके। इसके बाद बोने के समय में परिवर्तन करके। तो दोस्तों हम मान लीजिए इस टाइम क्या चल रहा है, मई चल रहा है, मई में कोई फसल बो रहे हैं तो उसमें रोग लग जा रहा है, तो हम उसी फसल को जुलाई में बोएंगे, मई जून में बोएंगे, तो जो रोग लगेगा, जो कीट लगेंगे वो कम लगेंगे। तो बोने के समय में परिवर्तन करके फसलों को जल्दी या देर में बोकर भी कीटों का नियंत्रण किया जाता है। कई फसलें ऐसी होती हैं जो शीघ्र बो देने पर कीट के प्रकट होने की अवस्था तथा इतना विकास कर लेती हैं कि उन्हें कीट खाना पसंद नहीं करते अथवा उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे कपास और सरसों को शीघ्र बोने से उन पर फुदका और माहू का बहुत कम प्रभाव होता है। इस प्रकार कीटों के प्रकट होने के कुछ दिन बाद भी फसल बोने से फसल आक्रमणित होने से बच जाता है। तो मैंने आप लोग क्या बताया, इसका सबसे आसान तरीका किया जाए। जैसे मान लीजिए इस समय मई चल रहा है, मई में बोने से फसल में रोग लग जा रहा है, तो उसको अप्रैल में बो दीजिए, मई में मत बोइए, जून में बो दीजिए। तो जिससे कीट है, पौधा काफी बड़ा हो जाता है तो उसके खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको नहीं खाते हैं। अगला है प्रतिरोधी जातियां, रेसिस्टेंस वैरायटी। तो फसलों या पौधे की ऐसी जातियां उगानी चाहिए जिनमें कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता हो और कीट उन्हें खाना पसंद न करते हैं। प्रतिरोधी जातियों के विकास के लिए देश तथा विदेश में काफी प्रयास चल रहा है। अभी तक कोई पूर्व प्रतिरोधी जाति विकसित नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण है कि कीट अपनी भोजन की आदतों को बदलते रहते हैं। दोस्तों वे जातियां जिनमें सहनशील क्षतिपूर्ति करने की शक्ति अथवा जो कीटों द्वारा पसंद न की जाती हो उनको उगाना श्रेयकर होता है। पेड़ों की छटाई करने से उनकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। पेड़ों की छटाई करने से क्या होता है दोस्तों, जो उनकी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगला है क्लीन कल्टीवेशन, साफ सुथरा खेती करके भी कीटों को नियंत्रण पाया जा सकता है। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने से कीटों को अल्टरनेट होस्ट प्लांट उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार फसल कटाई के बाद खेत की जुताई तथा फसल के अवशेषों, ठूठों आदि को नष्ट कर देने से कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। आगे दोस्तों है प्रॉपर यूज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उपयुक्त खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करके। तो खादों एवं उर्वरकों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से पौधे स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं। कुछ कीट नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित न होने पर अधिक प्रकोप करते हैं। गोबर और कंपोस्ट की कच्ची खाद डालने से दीमक आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें बच के डालना चाहिए। इस प्रकार स्वस्थ बीजों के प्रयोग के लिए उचित दूरी, निकाई गुड़ाई तथा प्रपंची फसलों से भी कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों यह आपका जो कल्चरल कंट्रोल था वह पूरा फाइनल हो गया। तो किस किस प्रकार से हम लोग कीटों को नियंत्रित करते हैं, फसल चक्र अपनाकर, मिश्रित फसल की बुआई करके, जुताई करके, बुआई के समय परिवर्तन करके, प्रतिरोधी जातियों को उगाकर, साफ सुथरी खेती करके, उर्वरकों का सही प्रयोग करके हम लोग कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आगे दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जैविक नियंत्रण कहते हैं। ये पीड़क पौधे जंतुओं या मनुष्यों को हो सकते हैं। दोस्तों जो पीड़क पौधे होते हैं वे जंतु या मनुष्यों के हो सकते हैं। इस नियंत्रण विधि में मनुष्य प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित करता है और उनके रुचि के कीटों के ऊपर छोड़ देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो मनुष्य होता है वह कीटों को पालता है। कीटों के पालने के बाद जो उनके रुचि के कीट होते हैं, जिस कीट को खाने वाले होते हैं, उन कीट के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यही था जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना, आप लोग सिर्फ जानते हैं ये क्या है जैविक नियंत्रण, क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल क्या है। अगर आप लोग जानते रहेंगे तो आगे जाकर आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे माइक्रोबियल कंट्रोल, जब मनुष्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में नासिक कीटों के प्रबंध के लिए उनमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं। जैसा हम लोगों ने भी बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा उसी का भाई होता है, समझ लीजिए ना। आगे है केमिकल कंट्रोल, ऐसे रसायन जिनका प्रयोग नासिक कीटों को नष्ट करने अथवा उनको क्षति करने से रोकने के लिए किया जाता है उन्हें इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक रसायन कहते हैं। जब कीटों के नियंत्रण के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो यह रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। तो कीटनाशक रसायनों का वर्गीकरण दोस्तों कई प्रकार से किया गया है, कीट के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर, और दोस्तों अगला है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो इन सभी के द्वारा दोस्तों कीटों पर नियंत्रण
पाया जा सकता है। तो इतना पूरा विस्तार से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझिएगा कि प्रारंभ के दिनों में जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात और निर्यात करना शुरू किया तो ये वस्तुएं किसी भी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश तथा एक प्रदेश से दूसरे देश को आने जाने लगी। इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि इन आयातित और निर्यातित वस्तुएं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, फूल, पौधे, कपास और पालतू पशु इत्यादि के साथ उनकी व्याधियां और कीट के अनेक प्रकार के खरपतवार के बीज भी आ सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि इन वस्तुओं के साथ अनेक हानिकारक जीव, कीट और खरपतवार एक देश से दूसरे देश अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इन अभ्यास कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अभाव में इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और ये नए स्थानों में वितरित हो गए। सन 1860 ईस्वी में दोस्तों, कब 1860 ईस्वी में इस प्रकार अंगूर की कटिंग के साथ अमेरिका से फाइलोएक्सेरा वेस्टिरिक्स नामक कीट फ्रांस पहुंच गया। इस स्थान पर इसने इतनी क्षति पहुंचाई कि दोस्तों ऐसा लगा कि इसके कारण अंगूर की खेती ही समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में सभी देश इस कीट के वितरण को रोकने के लिए उपाय सोचने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद दोस्तों सन 1881 में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि इस बात के लिए सहमत हुए कि ग्रसित अंगूर की बेलों पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में सैन जोस स्केल नामक कीट फैल गया और 1905 में इसके लिए वैधानिक कानून बनाने पड़े। इस प्रकार मेडिटेरियन फ्रूट शताब्दी के मध्य में अनेक देशों ने सोचा कि इन कारकों को एक दूसरे के यहाँ जाने से रोका जाए। कीटों और बीमारियों को मनुष्य के कारण इस प्रकार से फैलने और एक देश से दूसरे देश में जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम बना दिए जिनको संगरोध नियम कहा जाता है। तो दोस्तों यही क्वारंटाइन लॉ भी होता है। इसके अतिरिक्त देश के कुछ और नियम लागू किए जाते हैं जो कीटनाशक, रसायनों, उपकरणों इत्यादि मिलावट की जांच करती है तथा उनके प्रयोग और सावधानियां से निर्गत कराती है। इन सभी पाबंदियों और नियमों को जो सरकार लागू करती है उसी को लीगल कंट्रोल कहते हैं। तो दोस्तों यही था लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे इकोलॉजी क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं, या प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों यह थी इकोलॉजी की परिभाषा। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम बार पूछता है कि कीट विषयों का प्रयोग करते समय आप क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे या क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। तो पहली सावधानी दोस्तों यही अपनानी चाहिए कि कीट विषयों को छिड़कने से पहले अपने पूरे शरीर को ढक लेना चाहिए। हाथ में रबड़ आदि के दस्ताने पहन लेने चाहिए। अगला पॉइंट, कीट विषयों को छिड़कने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा किस दिशा से चल रही है और उसी दिशा में छिड़कना चाहिए। जैसे दोस्तों हवा इस दिशा से इस दिशा में चल रही है, यदि आप इस दिशा से इधर जाएंगे तो क्या होगा, दवा आपके मुंह पे आएगा, आपके बॉडी पे आएगा। इसलिए यदि इधर से हवा चले तो आप भी इधर से दवा को छिड़किए। इसका कहने का मतलब यह है। अगला पॉइंट है, कीट विषयों को छिड़कते समय यह ध्यान दे कि हवा के विपरीत न छिड़के, जो कि मैंने बता दिया। अगला है, छिड़काव करते समय कुछ भी न खाएं, न धूम्रपान करें। तो दोस्तों कोई नशा नहीं करना चाहिए। अगला है कि छिड़काव के समय नोजिल जेब भर जाती है उसे मुंह से न खोले। दोस्तों जब छिड़काव करते हैं तो जो नोजल जहां से दवा निकलती है उसमें कुछ आके अटक जाता है, उसे मुंह से नहीं खोलना चाहिए। अगला है कि अच्छे विषाक्त वाले इंसेक्टिसाइड को अकेले में न मिलाएं। जो अधिक विषाक्तता वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको अकेले में नहीं मिलाना चाहिए, वहां पे कम से कम 2 लोग हों, क्योंकि दोस्तों जो कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिसको सूंघने से ही विष पैदा हो जाता है, विष आपके बॉडी में प्रवेश हो जाता है। अगला है, बच्चे और दूसरे आदमी किसी आसपास न रहें, मतलब दोस्तों कुछ दूर पे रहें। अगला है, कभी भी कीटनाशी को पास के खेत में न छोड़ें, कभी भी कीटनाशी को पास के खेत में न छोड़ें। अगला है, फूल आने पर छिड़काव न करें, छिड़काव जब भी करें तो सायकाल में करें जिससे कि मधुमक्खियों आदि को भी बचाया जा सके। अगला पॉइंट है, छिड़काव करने वाले व्यक्ति को अपने रक्त में कोलिन स्ट्रेस की जांच करवानी चाहिए। अगला, छिड़काव करने वाले व्यक्ति को अपने रक्त में कोलिन स्ट्रेस की जांच करवानी चाहिए। अगला पॉइंट है, छिड़कने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित एवं स्वस्थ होना चाहिए। जो छिड़कने वाला व्यक्ति होता है वो प्रशिक्षित एवं क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वस्थ होना चाहिए। अगला है, मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है। तो इसका सिर्फ पॉइंट बता देता हूं दोस्तों। मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, तो पहला होता है हाथों द्वारा कीटों को पकड़ना, दूसरा होता है हस्त जालों द्वारा कीटों को पकड़ना, तीसरा होता है यांत्रिक रोकथाम जैसे पट्टी बांधना, बाड़ लगाना, खाई खोदना। अगला होता है रस्सी खींचना, अगला होता है यांत्रिक प्रपंच,
प्रकाश प्रपंच, चिपचिपे प्रपंच, हार्ड वर्जन। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।